नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ ही चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी ब्रेक के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, कुछ दिन पहले आपने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जिनको रिमूव किया जाता है यहाँ से और उन पे कुछ बैन का आपने जिक्र किया था, तो मेरा सवाल उसी के मुतालिक है। मेरे एक फ्रेंड के बेटे हैं जिनको कि अर्ली रिमूवल स्कीम के तहत जो है ना वो डिपोर्ट किया गया था। ओवर स्टे थे, वो डिटेंशन में थे, मगर वकील ने उनका केस काफ़ी ख़राब कर दिया और लास्ट मिनट तक वो यही कहते रहे कि बेल हो जाएगी, फिक्र ना करें, बेल हो जाएगी। और एट द एंड उनको जो है ना वो रिमूव कर दिया गया। उनके 3 बच्चे यहाँ पे ब्रिटिश हैं, उनकी इंग्लिश वाइफ से सेपरेशन हो चुकी है, उनके पेरेंट्स हैं वो भी ब्रिटिश हैं, वो यहाँ पर हैं, उनके बहन भाई हैं वो भी ब्रिटिश हैं, वो भी यहाँ पर हैं। इसलिए क्या ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों से कैसे मिल सकते हैं या बिल्कुल नहीं मिल सकते, या क्या उनके ऑप्शन हो सकता है? उनको कब रिमूव किया गया जी? अब 3 साल हो चुके हैं अभी। ओके, और वाइफ के साथ उनकी सेपरेशन हो चुकी है? जी हाँ, वाइफ से तो सेपरेशन हो गई है। वाइफ का तो कोई सपोर्ट नहीं, वो इंग्लिश थी नहीं बनी, लेकिन बच्चे हैं। बच्चों के साथ उनका कांटेक्ट है? बच्चों से बिल्कुल, वो इवन कि उनके दादा दादी को भी और उनको भी जो कि वो यहीं पर हैं, वो भी ब्रिटिश है, सब बहन भाई भी ब्रिटिश है, माँ बाप भी ब्रिटिश है, लेकिन वो उनसे भी कोई मतलब इतनी तरीके का कोई राब्ता नहीं रखने देती है ना उनसे। वो फेसबुक के थ्रू उन्होंने मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो वो रिमूव कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, बिल्कुल किसी किस्म का राब्ता जो है ना वो करने ही नहीं दे रही है उनको। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उन्होंने होम ऑफिस से ये कहा था रिमूवल के कि आप अपनी कंट्री जाएं, आप ओवर स्टे है वहां से जाके अप्लाई करें। तो मुझे तो लगता नहीं है कि क्या ये बात सही है कि वो अप्लाई वहां से कर सकते हैं या नहीं। ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। अप्लाई तो वो कर सकते हैं जी, लेकिन उनको अप्लाई करने के लिए पहले कुछ लवाजमात को पूरा करना ज़रूरी है। अब वो क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो उनके पास कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए बच्चों के साथ। अगर वो अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट रखते हैं, या वो फेसबुक पे या किसी और तरीके से टेलीफोन पे कोई कार्ड्स भेजने, कोई ईमेल्स करनी, कोई किसी तरीके से भी कोई राब्ता रखते हैं, तो वो सारा कुछ उनके काम आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और वो फिर भी बच्चों से राब्ता रखना चाहते हैं और अभी उनको करने नहीं दिया जा रहा, तो वो कोर्ट से जाके ये ऑर्डर ले सकते हैं। अब खुद वो बैठे हैं पाकिस्तान में या मेरा ख्याल आपने बताया नहीं कहाँ पर है वो, जहाँ कहीं पे भी वो बैठे हैं वहाँ से वो अपना वकील अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उनका वकील हूँ, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया, वहाँ से मैं जाके एक एप्लीकेशन डाल सकता हूँ। उस एप्लीकेशन के अंदर हम कोर्ट में जाके ये प्ली लेते हैं कि ये बच्चे जो है अपने बाप के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और बाप इनके साथ कांटेक्ट रखना चाहता है। अब उसने जो भी कोशिशें की हैं उन कोशिशों को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसको कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता, तो इसको कोई ना कोई कांटेक्ट दिया जाए। उसमें फिर बात ऐसे शुरू होगी कि पहले उनका कोई ना कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट शुरू होगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में या वो फ़ोन कर सकते हैं, या वो उनको कार्ड्स वगैरह भेज सकते हैं, या कोई तोहफे तोहफ़े भेज सकते हैं। कुछ अर्सा वो चीज़ रहती है जब बच्चों को दोबारा बाप के साथ इंट्रोड्यूस करना है। जब वो इंट्रोडक्शन हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज फिर ये आती है कि वो कहते हैं कि जी अब मैं बच्चों से कांटेक्ट बढ़ाना चाहता हूँ। अब वो ज़्यादा फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, बच्चों के साथ वो चीज़ चलती है, वो चीज़ चलनी शुरू हो जाती है। फिर एक स्टेज आती है आगे, वो कहते हैं जी अब तो मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तो उसमें उनको कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिल सकता है कोर्ट की तरफ से कि जो कोर्ट ये अलाउ करे कि बाप को इजाज़त हो कि वो बच्चों से आके मिल सके। फिर बाप अप्लाई करेगा उसकी बेस पे अपनी कंट्री में बैठा हुआ कि मैं अपने बच्चों के साथ मिलना चाहता हूँ, ये कॉन्टैक्ट ऑर्डर है जिसकी बेस पे मैं वहाँ जाके बच्चों से मिलना चाहता हूँ। फिर वो यहाँ पर आते हैं। अब उनका बच्चों से मुलाकात का टाइम शुरू होता है, मिलने जुलना शुरू होता है। अब अगर वो कांटेक्ट बढ़ता जाता है, बेहतर होता जाता है, तो फिर वो यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब परमानेंटली रहना चाहता हूँ अपने बच्चों की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के रहना चाहता हूँ। जो मेरी वाइफ है, या तो वो मेरे साथ इसमें अग्री कर रही है कि मैं बच्चों से मिलूँ, या अगर वो अग्री नहीं भी कर रही तो कोर्ट की तरफ से कंपल्शन है कि वो उसको बच्चों को मिलने दे। सो अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसकी बेस पे काम उनका हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपको अभी कुछ कह दूँ, आप उठाएं फ़ोन उनसे कहें कि अच्छा जी ये करो और आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर टाइम लगेगा, इसको बिल्डअप करना पड़ेगा, कानून को समझते हुए उसकी तरफ जाके तैयारी करके स्टेप बाय स्टेप आप उसके क्लोज पहुंचते हुए फिर जाके आप फाइनल चीज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो भी ज़रूरत है करने की वो ये कि वो अपने सारे केस को समझते हुए कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी तैयारियां करें। ठीक है जी। सो आपको ये जो मैंने अभी फ़ोन पे बताया या अभी टीवी पे बताया, ये तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है
आपको इस केस को समझने के लिए मेरा मशवरा यही होगा कि या तो अपने वकील से मशवरा कीजिए, मेरे से मिलना चाहते हैं मेरे से मिल लीजिए, मैं आपको जो ज़्यादा डिटेल इसके बारे में हो सकती है, जो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है मैं आपको सारा बना के दे सकता हूँ, जिसको फिर आप फॉलो अप कर सकते हैं। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो ਹੈਲੋ जी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ 14 ਈਅਰ ਦਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 7 ਈਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ 3-4 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗਏ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ठीक है। ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ठीक ਨੇ। है। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਈ 3 ਈਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? अच्छा होर कुछ पूछना है तुसी? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ होर कुछ पूछना है तुसी? मुझे एक कोई चीज पूछनी सी ਨਹੀਂ, बस। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ओके मैं दस सकना जी बिल्कुल। ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 2016 ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 18 ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੂਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਚ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नहीं वो शुरू हो गया ना बंद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मैं क्या नाम है ना, हमारा ना 2015 में ना इंडेफिनेट हुआ था, जून 2015 में ना। ठीक। जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना फिर पाकिस्तान चले गए ना वो, फिर जो है ना क्या नाम है, फिर जो है ना हमने अभी तक जो है ना बेनिफिट्स नहीं अप्लाई किए। तो अच्छा। वो पाकिस्तान है ना, वो हम मेरे ना फादर इन लॉ जो है ना उनकी डेथ हुई है ना, तो उसके बाद वो घर पे हैं जी। तो माय मदर इन लॉ जो है ना वो सेपरेट होती हैं, अकेली होती हैं, इसलिए ना। अच्छा। तो जो है ना हमें जो है ना इसलिए हमने ना अभी तक अप्लाई नहीं किए थे बेनिफिट्स वगैरह। अब मुझे पीछे ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है ना मेरे साथ ना, तो मुझे पता करना था कि ना हमारे कि कौन कौन से जो है ना मैं बेनिफिट अप्लाई कर सकती हूँ। तो जो है ना जो मेरे यानी कि हम जब पासपोर्ट अप्लाई करें तो उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? ओके चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि बेनिफिट्स के अंदर मैं खुद डील नहीं करता जी। सो अगर आपको बेनिफिट्स का एक्सपर्ट चाहिए तो मैं बिल्कुल गलत बंदा हूँ उस मामले में, क्योंकि ये नहीं कि मैं समझ नहीं सकता या सीख नहीं सकता इस चीज़ को, मैं खुद बेनिफिट्स में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि क्योंकि आपके पास इंडेफिनिट लीव है, आप जो भी बेनिफिट्स अप्लाई करना चाहें आपको मिल जाने चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बेनिफिट्स का ताल्लुक है आपकी नेशनैलिटी के साथ, आपकी नेचुरलाइजेशन के साथ, वो भी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव मौजूद है और आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कल को अगर आप वो उसके लिए नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको कोई इसकी तरफ से रुकावट नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो उससे 10 साल पहले का जो आपका रिकॉर्ड है सारा
वो सब कुछ ठीक होना चाहिए। उसके अंदर कोई आपकी मुश्किल तो नहीं है, कहीं आप ओवरस्टे तो नहीं है, कहीं आपने ज़्यादा काम तो नहीं किया, कहीं पे आपको कोई रिमूवल नोटिस वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर मुश्किल आ सकती है, अदरवाइज़ खाली बेनिफिट्स की वजह से आपको उसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बेस्ट चीज़ आपको मैं सजेस्ट जो करूँगा वो ये कि आप जॉब सेंटर चली जाइए, वहाँ जाके आप वहाँ से पता कर लीजिए। एक और चीज़ जो आप कर सकती है मेरे ख्याल, अगर आप सिर्फ वेबसाइट पे किसी भी सर्च इंजन पे जाके, गूगल पे जाके फॉर एग्जांपल, अगर आप वहाँ पे वो बेनिफिट कैलकुलेटर डालते हैं, सर्च करते हैं, तो वो सारा कुछ आ जाएगा जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन डालती जाएँ, तो वो आपको बताता जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अलाउड है। ऑलराइट जी, मैं इतना ही बता सकता हूँ, बेनिफिट्स के आगे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके अंदर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मेरा आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो यूरोप में मेरा भाई है, उधर जर्मनी में। अच्छा। उसने उधर असाइलम किया हुआ है 2-3 मंथ पहले। तो आप जो है ना यूरोप के बारे में डील करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये है कि मेरा इधर स्टेटस है कि मैंने 2014 में यूरोपियन लड़की से शादी की थी जी। तो लास्ट ईयर मैं कोर्ट में गया था, तो कोर्ट में जी, कोर्ट में क्या हुआ? केस विदड्रॉ करा लिया, तो हमने 2 महीने पहले दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन भेज दी होम ऑफिस को। अभी इन्होंने एक्सेप्ट करके तो हमें जो है ना वर्क अलाउ कर दिया। तो बाकी इस स्टेटस पे मैं अपने भाई को कोई कॉल कर सकता हूँ इधर, या मतलब वो उधर जर्मनी में है, तो आप उधर किस शर्त में कोई डील करेंगे, ये आप काइंडली मुझे बता दें। ओके, चलें। जो आपका पहला सवाल है जी, वो तो करना मुश्किल होगा मेरे लिए, बिकॉज मैं यूरोपियन लॉ में डील करता हूँ कुछ एरियाज़ के अंदर। मैं ज़्यादा कमर्शियल इमिग्रेशन के अंदर डील करता हूँ। अगर आप वहाँ पे किसी वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके कोई और काम करना चाहते हैं, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज़ कंपनी जाना चाहते हैं, वो सारे काम मैं करता हूँ, यूरोप के अंदर डील करता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ के उन सारी कंट्रीज़ के जो अपने अपने कवानीन हैं, जो अपने अपने असाइलम के लॉज हैं या ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, उनके अंदर मैं डील नहीं करता। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको किसी जर्मन लॉ के एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, जो यूरोपियन लॉ के अंदर नहीं, जर्मन लॉ के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। असाइलम की वही 5 नुकात याद रखिए कि रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, ये 5 रीजंस हैं जिनकी बेसिस पे आपको असाइलम करना होता है। ये बेसिक कानून हर जगह सेम है कि आपने इन 5 रीजंस में से किसी एक पे असाइलम अप्लाई करना है। असाइलम अप्लाई करते वक्त आपको ये प्रूव करना है कि एक तो आपको खतरा है, दूसरा वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको मदद करने को तैयार नहीं है या नहीं कर सकती, तीसरा ये कि पूरे और मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ जाके आप महफूज रह सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपने कर दी तो आपका असाइलम क्लेम बन जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा ईई एप्लीकेशन के बारे में कि जी उसके अंदर वो आपको वर्क भी अलाउ कर दिया है, उन्होंने सारा कुछ कर दिया है, अब इसके अंदर आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो अगेन आपके सारे मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपने मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप उठाया कि अगर आपकी एप्लीकेशन वीक थी तो अपील में जाने के बजाय आप जाके नई एप्लीकेशन कर दीजिए और उसी के अंदर देखें, उसी को फॉलो अप करें और चेसअप करें कि उसमें क्या बनता है। ठीक है सर, अगर इसमें कुछ आप और पूछना चाहें या दिखाना चाहें मुझे पेपर्स, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकूंगा। ये दोनों सवाल आपके इतने जनरल है कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अभी आगे दे नहीं सकता इसके ऊपर। नाज़रीन, अब हमारी ब्रेक का टाइम दोबारा हो गया है। अब ब्रेक से वापस आके फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं।